Hello everyone. Today I will discuss about the diseases of solanaceous crops which comes under lecture 4 of VSF 1-1 series. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने सोलेनेशियस क्रॉप्स क्या होती हैं और कौन कौन सी हमारी मेजर सोलेनेशियस क्रॉप्स हैं उनके बारे में स्टडी किया और किस तरह से सोलेनेशियस क्रॉप्स की यानी कि जब हम टमाटर की बात करेंगे या फिर बैंगन की बात करते हैं, चिल्ली की बात कर रहे हैं, शिमला मिर्च की बात कर रहे हैं, तो कैसे इन क्रॉप्स को कल्टीवेशन की जाए, इन क्रॉप्स को कैसे कल्टीवेबल किया जाए और क्या क्या इनकी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस थी, जैसे कि इस तरह की सॉइल किस तरह की सॉइल्स जो हैं इन क्रॉप्स के लिए बेटर रहती हैं, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी रहनी चाहिए, या फिर किस तरह से हम जो है टेम्परेचर की मेंटेनेंस जो है वो, या फिर आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर का जो रोल है रेगुलेशन में, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की रेगुलेशन में क्या रोल है, तो उस सब के बारे में हमने स्टडी किया। और कुछ मेजर क्रॉप्स थे जैसे कि इन क्रॉप्स की जो मेजर वेराइटीज़ हैं, हाइब्रिड्स हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हाइब्रिड्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। अब हम स्टडी करेंगे, या फिर अब मैं बता दूं आपको कि इन क्रॉप्स में बहुत सारी ऐसे डिजीजेज हैं जो इन तरह की क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है या फिर आप कह सकते हैं हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी डैम्पिंग ऑफ की। तो डैम्पिंग ऑफ जो है वो पीथियम और राइजोकोटोनिया जैसे स्पीशीज से होता है। और डैम्पिंग ऑफ के जो जनरली सिम्टम्स होते हैं, दो तरह की डैम्पिंग ऑफ आती है। सबसे पहले प्री एमरजेंस डैम्पिंग ऑफ की बात करेंगे। प्री एमरजेंस डैम्पिंग ऑफ में क्या होगा कि जो आपका सीड्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सीड्स की जर्मिनेशन नहीं हुई है, यानी कि सीड पहले ही डाई हो गया है सॉइल के अंदर। तो सॉइल से पैदा होने वाले ये कुछ डिजीजेस हैं, जैसे कि जो सीड्स है, यूजली जो जर्मिनेटिंग सीड्स है वो जर्मिनेट ही नहीं होगा या फिर उसमें टैप रूट सिस्टम डेवलप नहीं होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अपीयरेंस जो कि पैच लाइक अपीयरेंस यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरह की जो डिजीज़ है उसे हम डैम्पिंग ऑफ का नाम देंगे। यानी कि डैम्पिंग ऑफ जो है एक नर्सरी में होने वाली बहुत ही मेजर और कह सकते हैं आप इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जो हमारी जो पौध है उसे ख़राब कर सकते हैं। देन इसके कंट्रोल की बात की जाए तो लगभग हम फॉर्मेलिन के साथ इसका कंट्रोल करेंगे। फॉर्मेलिन को कैसे आप यूज़ करेंगे? फॉर्मेलिन 5 लीटर फॉर्मेलिन को आपने 100 लीटर पानी में डाल के उसको डिज़ोल्व करना है और उसको 15 दिन पहले, सोइंग से 15 दिन पहले ड्रेंचिंग करनी है पूरी की पूरी क्रॉप के जो जहाँ पे आपने नर्सरी को ग्रो करना है। मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे आपने नर्सरी लगानी है, तो यहाँ पे आपने उस एरिया में 15 दिन पहले ड्रेंचिंग करनी है फॉर्मेलिन के साथ। और फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन कैसे बनाया जाए? 5 लीटर फॉर्मेलिन को 100 ml 100 लीटर पानी में भिगो के, और इसकी जो रेशो रहेगी वो लगभग 1:7 की रेशो रहती है, 1.7 जो इसकी रेशो है फॉर्मेलिन की एप्लीकेशन की। तो उस पूरे के पूरे चैम्बर को हमने क्लोज करके रखना है जहाँ पे भी नर्सरी में, नर्सरी वाले एरिया में जिस जैसे इस प्रकार के जो ट्रीटमेंट जब करेंगे, क्योंकि फ्यूमिगेशन होगी, जब फॉर्मेलिन जो है जनरली फ्यूमिगेट करेगा, फ्यूमिगेशन होगी और जो गैसेस सब्सटेंसेस जो हैं वो पूरे के पूरे नर्सरी के एरिया को स्टरलाइज करेंगे। दूसरा जो इसका कंट्रोल है, मैनकोजेब और डायथीनम 45 के साथ जब 25 ग्राम 10 लीटर पानी में यानी कि 0.25 ml 25 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में जब हम डायथीन या मैनकोजेब को भिगोएंगे, इनको डाइल्यूट करेंगे और कार्बेंडाजिम के साथ ड्रेंचिंग करेंगे, तब हम अपनी क्रॉप को पिथियम जैसी डिजीजेस से और डैम्पिंग ऑफ जैसी डिजीजेस से हम सेव कर सकते हैं। तो प्री एमरजेंस डैम्पिंग ऑफ और पोस्ट एमरजेंस डैम्पिंग ऑफ। पोस्ट एमरजेंस डैम्पिंग ऑफ आती है जब आपकी नर्सरी में जो है नर्सरी जो है डेवलप हो गई है और उसके बाद जो है वो रूट सिस्टम है, यानी कि जो टैप रूट सिस्टम होगा उसे डिस्टर्ब करके जो मेन क्रॉप होगी या फिर जिसे आप कह सकते हैं मेन नर्सरी की क्रॉप रहेगी तो उसे अफेक्ट करेगा। तो इस तरह की डिजीज़ जो है डैम्पिंग ऑफ कहलाती है। और इसमें आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं सीड्स को। जनरली लगभग 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब हम सीड्स की ट्रीटमेंट करेंगे, 30 मिनट के लिए सीड को सोक करके रखेंगे और हॉट वाटर ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट या फिर आप कह सकते हैं मेजर डिजीज़ है वो है बैक्टीरियल विल्ट। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, बैक्टीरियल विल्ट। बैक्टीरियल विल्ट जो है बैक्टीरिया की वजह से रहती है और इसका जो होस्ट
रहते हैं वो है आपके जितने भी सोलेनेशियस क्रॉप्स। और ये डिजीज़ जो है वो आती है आपकी रॉल्स्टोनिया सोलेनेसीरम जो इसका पैथोजन है इसकी वजह से रहती है। अब आप देख सकते हैं कि सिम्टम्स जब एक प्लांट में बैक्टीरियल विल्ट का अफेक्ट होगा तो किस तरह से प्लांट्स जो है अपनी विल्टिंग की अपीयरेंस शो करेगा, यानी कि पूरा का पूरा प्लांट ही विल्ट हो जाएगा और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। जितने भी लीव्स होंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लीव्स हैं वो येलो हो चुके हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि येलो से ब्राउनिंग हो रही है उन लीव्स की, और पूरा का पूरा वेस्कुलर सिस्टम, यहाँ पे ये वेस्कुलर सिस्टम है उसमें ब्राउनिंग हो चुकी है पूरे के पूरे वेस्कुलर सिस्टम में। तो इस तरह की जो डिजीज़ है उसे हम बैक्टीरियल विल्ट का नाम देंगे। तो बैक्टीरियल विल्ट जो है जनरली सोलेनेशियस क्रॉप्स जिन्हें कि आप फ्रूट वेजिटेबल्स कह रहे हैं उनमें मेजर डिजीज़ है। तो सबसे पहला जिसका कंट्रोल रहेगा क्रॉप रोटेशन। जितने भी क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स हैं जिन्हें कि हम कैबेज, कॉलीफ्लावर, यानी कि कैबेज वाली जो जितनी भी फसलें हैं, कॉलीफ्लावर, कैबेज और ब्रोकली, नोल खोल, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, इस तरह की फसलों के साथ, इस तरह की वेजिटेबल्स के साथ जब हम सोलेनेशियस क्रॉप्स की क्रॉप रोटेशन करेंगे तो हम बैक्टीरियल विल्ट से आने वाली इस बीमारी से अपने पौधों को बचा सकते हैं। तो सेकंड जो है इसका कंट्रोल मेजर रहेगा वो होगा रेजिस्टेंट वेराइटीज़। जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशंस के द्वारा बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं जो डेवलप की गई हैं बैक्टीरियल विल्ट के अगेंस्ट जो काम कर रही हैं। यहाँ पे कुछ वेराइटीज़ मेंशन की गई है, पालम प्राइड, पालम पिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइब्रिड है, पालम टोमेटो हाइब्रिड 1 जो कि बैक्टीरियल विल्ट टोमेटो का बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट हाइब्रिड है। स्पेशली मिड हिल कंडीशंस में जब हम बात कर रहे हैं हॉट वाटर ट्रीटमेंट की तो मैंने बात कही क्योंकि जो बैक्टीरियल डिजीज़ है वो इससे भी अवॉइड की जा सकती है जब हम सीड्स को हॉट वाटर ट्रीटमेंट देंगे लगभग 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 25 मिनट के लिए। बैक्टीरियल विल्ट यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है बैक्टीरिसाइड्स का स्प्रे। और दूसरा स्टेप्टोसाइक्लिन को जब हम 200 ppm के कंसंट्रेशन पे यूज़ करेंगे और इसका स्प्रे पौधों में करेंगे तो हम बैक्टीरियल विल्ट जैसे डिजीज़ से प्लांट्स को सेव कर सकते हैं। देन आपका आता है, अब मैं क्रॉप वाइज डिस्कस करूंगी कि कौन कौन सी क्रॉप में मेजरली जो डिजीज़ेज रहती हैं वो क्या क्या डिजीज़ेज हैं। तो फर्स्ट आती है बकाई रॉट। बकाई रॉट जो है फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस की वजह से रहती है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ब्राउन कलर का जो स्पॉट है वो आपको फ्रूट में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से बक ऐसा लगेगा जैसे कि बक की आई की तरह ये जो है यहाँ पे स्पॉट्स देखने को मिलेगा फ्रूट में। तो ये जनरली जो डिजीज़ है ये आपकी प्रोलिफरेट होती है सॉइल से, यानी कि सॉइल से आने वाली बीमारी है। जब सॉइल में फाइटोपथोरा के कुछ इनोकुलम रह जाएगा पहले वाली क्रॉप का, जब हम क्रॉप रोटेशन नहीं कर रहे हैं या फिर एक जैसी क्रॉप को हम ग्रो कर रहे हैं, तो जो स्प्लैशेस होंगे जैसे ही रेन वाटर या फिर जो इरिगेशन वाला वाटर जो होगा वो बैक करेगा, यानी कि उसके जो स्प्लैशेस होंगे वो बिल्कुल सॉइल वाली लाइन के नज़दीकी पत्तों और जो आपके फ्रूट्स रहेंगे उन पे गिरेंगे, तो ये डिजीज़ जो है पैदा हो सकती है। तो इसे हम बकाई रॉट का नाम देंगे। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को ही ग्रो किया जाए, प्रॉपर स्टेकिंग और ड्रेनेज की जाए। जैसे कि मैंने बताया कि स्टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है टोमेटो में, स्पेशली जब हम इनडिटर्मिनेट वैरायटीज़ की बात कर रहे हैं। और ड्रेनेज यानी कि जो रेन वाटर से या फिर आप कह सकते हैं इरीगेशन वाटर से आने वाली स्प्लैशेस हैं उससे ये डिजीज़ जो है डेवलप हो रही है। देन कुछ इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट केमिकल्स हैं जिनको हम सिंथेटिक्स बोल सकते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्प्रे बताया गया है जैसे कि रिडोमिल MZ DM45 DZ78 का जब हम स्प्रे करेंगे लगभग 5 से 7 दिन के इंटरवल में, तब भी हम इन क्रॉप्स को जो है बकाई रॉट के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। देन अर्ली ब्लाइट हम बात कर रहे हैं। अर्ली ब्लाइट जो है सीड ट्रीटमेंट से भी हम इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। देन लेट ब्लाइट डायथिन M45 फ्यूजेरियम विल्ट बैक्टीरियल कैंकर टोबैको मोज़ाइक वायरस एंड लीफ कर्ल वायरस, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो कि टमाटर में आ सकती हैं। देन ब्रिंजल में आने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने जो मेजर डिजीज़ हैं सॉरी उनके बारे में ही डिस्कस किया। जैसे कि ब्रिंजल में फोमोप्सिस ब्लाइट जो है फोमोप्सिस वैक्सेंस की वजह से आती है। यहाँ पे आप फोमोप्सिस ब्लाइट का
एग्जाम्पल देख सकते हैं इस फ्रूट क्रॉप में, क्योंकि ये सीड और सॉइल दोनों से पैदा होने वाली डिजीज़ हैं। तो ऐसा लगेगा कि जो जैसे यहाँ पे कुछ पोर्शन फ्रूट का, जैसे ये ब्रिंजल का फ्रूट है, यहाँ पे मानो कि ब्लीचिंग हो गई है, बिल्कुल डिस्क अपीयरेंस और डिसकलरेंस हो गई है, और फ्रूट जो है मम्मीफाइड अपीयरेंस देगा। तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात करें, सबसे पहले हमने जो डिजीज़ फ्री प्लांट होगा उसे सेलेक्ट करना है सीड के कलेक्शन के लिए। देन अगर फिर भी ये डिजीज़ जो है सीड में आ रही है तो सीड ट्रीटमेंट करेंगे थीरम के साथ, और अपनी जो नर्सरी रहेगी उसे हम स्प्रे करेंगे डायथिन M45 के साथ। कुछ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं, जैसे कि पूसा भैरव की बात करें तो पूसा भैरव जो है एक रेजिस्टेंट वैरायटी है जिसे हम ग्रो कर सकते हैं ब्रिंजल के लिए। ब्रिंजल में आने वाली बहुत सारी अदर इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं, लीफ स्पॉट, फंगल विल्ट, वर्टिसिलियम विल्ट, फ्यूजेरियम विल्ट एंड स्क्लॉशियम रोल्साई। देन लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है ब्रिंजल में, जो कि ब्रिंजल में जनरली एक इंसेक्ट की वजह से ट्रांसमिट होती है, जिसे कि हम लीफ हॉपर कहते हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आप ब्रिंजल के प्लांट्स को देख सकते हैं। ब्रिंजल के जो प्लांट्स हैं वो बिल्कुल स्मॉल हो जाएंगे, यानी कि उनकी जो लेंथ है वो इंक्रीज नहीं होगी, बॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, और जितना भी फ्लावर वाले या फिर जहाँ से फूल और पत्तियों वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल ही येलो कलर का, या फिर जिसे आप कह सकते हैं फेडिंग हो जाएगी। इस तरह की क्रॉप्स जब हमारी जो है मेन फील्ड में देखने को मिलेगी तो वहाँ पे जो फ्रूट्स की अपीयरेंस आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो प्लांट्स रहेगा वो इन्फेक्टेड होगा। तो जनरली ये डिजीज़, जैसे कि मैंने बताया कि लीफ हॉपर से ट्रांसमिट हो रही है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए रोगर और मेटासिस्टॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लीफ हॉपर जो है एक वेक्टर की तरह काम कर रहा है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के लिए। देन कैप्सिकम में बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है एंथ्राकनोज, जिसे कि हम कोलेटोट्रैक्टम कैप्सिसाइज की वजह से, जो कि इसका पैथोजन है, उसकी वजह से ये डिजीज़ जो है ट्रांसमिट होती है। तो इसके आने वाले सिम्टम्स बता दूं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है मानो कि वाटर सोक्ड सिम्टम्स हों, पानी बिल्कुल भी ना हो इस पोर्शन पे। जितने भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ फ्रूट्स, वो वाटर सोक्ड सिम्टम्स को मेंशन कर रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा कि वो धीरे धीरे ब्राउन से लेके ब्लैक कलर की डिसअपीयरेंस जो है फ्रूट्स के ऊपर शो करेंगे। तो इस डिजीज़ से अगर कैप्सिकम जैसी क्रॉप को बचाना है तो डायथिन M45 और ब्लाइटॉक्स, ये कुछ कंसंट्रेशन बताई गई हैं। इन कंसंट्रेशन पे जब हम स्प्रे कर रहे हैं तो रिपीटेडली 8 से 10 दिनों के इंटरवल पे तो हम अपनी क्रॉप को जो है सेव कर सकते हैं एंथ्राकनोज से। देन सीड का जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीड ट्रीटमेंट से, ये जनरली सीड से होने वाली बीमारियां हैं जो कि प्लांट्स को और क्रॉप को इफेक्ट कर सकती हैं। तो डिजीज़ फ्री सीड्स और सीड ट्रीटमेंट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैप्सिकम में एंथ्राकनोज जैसे डिजीज़ से अपनी क्रॉप को बचाने के लिए। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट डिजीज़ है कैप्सिकम में, दैट इज़ पाउडरी मिल्ड्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाउडरी कलर के जो पैचेस हैं वो लीफ के पीछे वाली सतह पे देखने को मिल रहे हैं, और ऊपर वाला जो पोर्शन है वहाँ पे येलोइंग जो है वो अपीयर हो रही है। तो कैराथिन हम यूज़ कर सकते हैं जब हम सल्फर जैसे फंजीसाइड्स को पाउडरी मिल्ड्यू के लिए यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली सोलेनेशियस वेजिटेबल में, तो हम इन्हें जो इस तरह के जो पाउडरी मिल्ड्यू के जो सिम्टम हैं इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। देन इंपॉर्टेंट डिजीज़ आती है लीफ स्पॉट जो है सर्कोस्पोरा कैप्सिसाई की वजह से रहती है, और पाउडरी मिल्ड्यू मैं बता दूँ लेविलुला की वजह से रहती है। पाउडरी मिल्ड्यू का जो पैथोजन है लीफ स्पॉट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कुलर स्पॉट्स रहेंगे, और जो कि वाटर सोक्ड अपीयरेंस शो करेंगे जनरली लीव्स और स्टेम और पेट्रियोल के ऊपर। तो ऐसे लीव्स जो है वो येलो कलर की अपीयरेंस देंगे, देन फाइनली ड्रॉप डाउन हो जाएंगे। उसके बाद जो है हमने इस क्रॉप को कैसे सेव करना है, जितने भी अफेक्टेड प्लांट्स होंगे या फिर जो अफेक्टेड लीव्स रहेंगे उन्हें हम डिस्ट्रॉय कर देंगे और स्प्रे करेंगे उस क्रॉप को बेविस्टिन 0.1% के कंसंट्रेशन के साथ लगभग 15 दिन के इंटरवल पे। सीड ट्रीटमेंट में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर कंट्रोल ऑफ लीफ स्पॉट। देन कुछ मेजर इंसेक्ट्स हैं जो क्रॉप्स को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला मेजर जो इंसेक्ट है वो है टोमेटो फ्रूट बोरर। तो टोमेटो फ्रूट बोरर के जो सिम्टम्स रहेंगे वो फ्रूट्स में ये जनरली अफेक्ट करेगा आने वाली लेटर स्टेजेस में। सबसे पहले क्या होगा कि जो इसके लार्वा हैं, आप देख सकते हैं जो लार्वा है वो फोलिएज के ऊपर फीड कर रहे हैं ये आप देख रहे हैं लार्वा
जो कि प्लांट के फोलिएज के ऊपर फीड कर रहे हैं, यानी कि वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो फ्लावर बर्ड्स की ओर जाएंगे और डेवलपिंग फ्रूट्स की ओर। तो मैक्सिमम जो डैमेज होगा वो जनरली फ्लावरिंग स्टेजेस में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जितने भी फ्लावर्स रहेंगे वो गिर जाएंगे, यानी कि वो मेन क्रॉप से नीचे गिर जाएंगे, उनकी जो शेडिंग हो जाएगी और फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स की जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो जो कैटरपिलर है वो इसमें बहुत बड़े बड़े कैटरपिलर्स देखने को मिल सकते हैं, और ये कैटरपिलर जो है उसके बाद एक फ्लाई की फॉर्म में, जिसे कि हम मॉथ कह सकते हैं और बोरर का नाम देते हैं, तो उसकी फॉर्म में लेटर स्टेजेस में डेवलप होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो फ्रूट्स होगा, उस डेवलपिंग जो फ्रूट्स रहेगा उसमें होल देखने को मिल सकता है। ये होल है, जैसे कि यहाँ से इस होल से ये जो लार्वे है और जो कैटरपिलर्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं जो कि इस तरह के क्रॉप्स को अनफिट करेंगे मार्केट में, उसकी मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंसेक्ट के क्या करेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टोमेटो फ्रूट बोरर, क्योंकि मेजरली ये डिजीज़ जो है बहुत सारे एरियाज़ में देखने को पाई गई है। तो जितने भी पेल ब्राउन कलर के जो या फिर ग्रीन कलर के जो कैटरपिलर रहेंगे, वो उनकी जो साइड की बॉडी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड का जो बॉडी है, अलोंग द साइड ऑफ द बॉडी एक लाइन जैसी देखने को मिल रही है। इस तरह के जो जब भी आप कैटरपिलर्स देखेंगे तो वो आपको बोरर का ही, मतलब वो आपके जो बोरर है उसी का एक एग्जाम्पल है कि बोरर की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। तो क्रॉप की मैनेजमेंट कैसे करनी है, जनरली जो ट्रांसप्लांटेड क्रॉप है, जिसे कि हम क्रॉप ट्रांसप्लांटेड कहते हैं, वो समर सीजन में हम इस क्रॉप की ट्रांसप्लांटिंग अगर कर रहे हैं लेट जैसे, तो हम इस क्रॉप को डैमेज होने से बचा सकते हैं। उसके बाद ट्राइकोडर्मा की कुछ स्पीशीज़ हैं और एग पैरासिटॉइड्स, जैसे कि जो कि एग पैरासिटॉइड्स को रिलीज़ करते हैं, उससे भी हम क्रॉप को बचा सकते हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ बैसिलस थुरिनजेनेसिस की कॉम्बिनेशन जब एंडोसल्फान के साथ करते हैं, पर अब एंडोसल्फान जो है वो बैन है, तो जनरली हम बैसिलस की स्पीशीज़ को जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेजेस में यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी जो है हम लार्वे से होने वाले इन्फेक्शन से फ्रूट्स को बचा सकते हैं। देन कुछ अदर इंसेक्टिसाइड्स बताए गए हैं, जैसे कि डेल्टामेथ्रिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कार्बारिल, जिससे हम बोरर जैसे होने वाले इंसेक्ट से डैमेज को बचा सकते हैं। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट डैमेज सिम्टम्स रहता है वो फ्रूट फ्लाई की वजह से रहता है। फ्रूट फ्लाई, जैसे कि जो फ्रूट फ्लाई का इंसेक्ट का करेक्टरिस्टिक्स मैं बता दूं, तो इसका जो इंसेक्ट जो है वो रिजेंबल करता है हाउस फ्लाई से, जो कि आपके घर में होने वाली मक्खियाँ होती हैं, उनसे जनरली ये जो इंसेक्ट है वो रिजेंबल करेगा। तो इसके जो मैगेट्स रहेंगे और जितने भी आप कह सकते हैं वो पल्प के ऊपर फीड करेंगे फ्रूट्स के। तो मैगेट्स जो हैं वो पल्प के ऊपर फ्रूट करें, और मैगेट मैं बता दूं, मैगेट जो है लेगलेस रहते हैं, और जो फ्लाई होती है वो जनरली हॉट सीजन में एक्टिव होती है, और जितने भी प्यूपा और अडल्ट रहते हैं वो कोल्ड मंथ्स में हाइबरनेट, यानी कि वो कोल्ड मंथ्स में देखने को नहीं पाए जाते हैं। तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात करें तो जनरली क्लीन कल्टीवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और फेरोमोन ट्रैप्स को जब हम पेस्ट के लिए कंट्रोल करने के लिए जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इससे हम मेजरली इस तरह की जो फ्रूट फ्लाई है उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और जितने भी फॉलन फ्रूट्स होंगे, क्लीन कल्टीवेशन में आपका रहता है जितने भी गले सड़े से फ्रूट्स रहेंगे उनको इकट्ठा करके उनको जो है एक इन्फेस्टेड फ्रूट्स को प्रॉपरली उनको एक पिट बना के डिस्ट्रॉय किए जाए, ताकि उनके जो लार्वे हैं या फिर जिन्हें आप मैगेट्स कह रहे हैं वो डेवलप ना हो। देन कुछ इंसेक्टिसाइड्स बताए गए हैं जो इस क्रॉप से जिससे कि हम फ्रूट फ्लाई के अटैक से बचा सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा फ्रूट में अटैक करने वाला जो एक ब्रिंजल में फ्रूट अटैक कर सकता है वो आपका रहता है फ्रूट और शूट बोरर। तो फ्रूट और शूट बोरर में आप देख सकते हैं कि फ्रूट बोरर, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, बोरर जो है बोर करेगा जो आपका फ्रूट रहेगा, और ये इस तरह का जो लार्वा है वो देखने को मिल सकता है बोरर के जब अटैक रहेगा। देन
जो अडल्ट्स होंगे वो लार्वा जो होगा वो यहाँ पे फीड करेगा फ्रूट के अंदर, बिल्कुल क्लोज जो रहेगा वो कैलिक्स पोर्शन के क्लोज रहेगा। तो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को जब हम ग्रो करेंगे या फिर क्रॉप की रिटूनिंग करेंगे, यानी कि क्रॉप को कट कर देंगे और पूरी की पूरी क्रॉप को और अगले सीजन में ग्रो करने के लिए उसको छोड़ देंगे, तो क्लीन कल्टीवेशन भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए। और जैसे कि ज़्यादा नाइट्रोजन की डोज और फॉस्फोरस की ज़्यादा डोज से भी अगर हम ज़्यादा अप्लीकेशन कर रहे हैं तो इसके जो सिम्टम्स हैं, यानी कि फ्रूट और शूट बोरर का अटैक देखने को मिल सकता है। देन फोलियर एप्लीकेशन ऑफ कार्बारिल 0.1% और एंडोसल्फान 0.07% जब हम यूज़ कर रहे हैं क्रॉप में, तब भी हम इस क्रॉप्स में इस तरह के पेस्ट से होने वाले इंसिडेंट्स को क्रॉप्स को सेव कर सकते हैं। देर आफ्टर इम्पॉर्टेंट जो बिटल रहता है वो है हड्डा बिटल, जो कि सोलेनेशियस क्रॉप्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इंसेक्ट है जो क्रॉप को उसके मेन मार्केटिंग स्टेज में अफेक्ट कर सकता है। तो हड्डा बिटल के लिए जनरली जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस रहती है वो हैंड पिकिंग रहती है और कुछ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि सिमिलरली जैसिड्स और जैसिड्स, होपर्स, एफिड्स और माइट्स के लिए भी हम इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं उन्हें कंट्रोल में, उससे हम इस डिजीज़ को या फिर इन इंसेक्ट से होने वाले डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। देन अबाउट द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पहले हमने स्टडी किया बहुत सारी डिजीज़ के बारे में, जैसे कि जो कि हमारे पैथोजन से हो रही थी और दूसरा कुछ इंसेक्ट्स की वजह से हो रही थी। अब जो डिजीज़ के सिम्टम्स हैं वो कुछ डिसऑर्डर्स की फॉर्म में भी डेवलप हो सकते हैं, यानी कि वो प्लांट का ही बिहेवियर होगा, वो किसी प्लांट के बिहेवियर की वजह से या फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से या एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से डिजीजेस जो है या आप कह सकते हैं डिसऑर्डर्स प्लांट्स में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रहते हैं वो एबायोटिक स्ट्रेस की वजह से रहते हैं और नॉन पैरासिटिक होते हैं। नॉन पैरासिटिक का मतलब है कि वो जो है किसी भी कोई भी पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी पैथोजन उनकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इस तरह के डिसऑर्डर्स को डेवलप होने के लिए। देन इम्प्रॉपर कल्चरल प्रैक्टिसेस, एडवर्स वेदर कंडीशंस और न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी और या फिर इम्प्रॉपर न्यूट्रिशंस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है टोमेटो में ब्लॉसम एंड रॉट। बहुत ही कॉमन और डिस्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जो फ्रूट है फ्रूट पे रॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी और जनरली वाटर सोक्ड स्पॉट्स फ्रूट्स पे देखने को मिलेंगे। तो जो पोर्शन होगा फ्रूट का वो संकन, लेदरी और डार्क कलर का हो जाएगा। तो इसके जो पॉसिबल रीजंस बताए गए हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि ब्लॉसम एंड रॉट किसकी वजह से डेवलप हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉसम एंड रॉट के सिम्टम फ्रूट के कैलिक्स के पोर्शन के ऊपर और कैप्सिकम में जनरली अपोजिट टू द कैलिक्स। तो जेनेटिक मेकअप ऑफ द वैरायटी, जनरली ऑब्लॉन्ग फ्रूटेड वैरायटी जो है वो ज़्यादा अफेक्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू राउंड फ्रूटेड वैरायटीज़। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वैरायटीज़ के बारे में। अगर बात करें तो किस तरह की वैरायटीज़ को ग्रो करना चाहिए, जनरली राउंड फ्रूटेड वैरायटीज़ को ही ग्रो करना चाहिए। सेकेंडली, जब रेट ऑफ ट्रांसपरेशन जो है वो सडनली चेंज हो जाता है, यानी कि जब मॉइस्चर की कंडीशन, मॉइस्चर बहुत ही कम रहेगा, जब ज़्यादा ट्रांसपरेशन होगी तो मॉइस्चर का लॉस होगा और उसकी वजह से मॉइस्चर के लॉस की वजह से जो कैल्शियम का अपटेक होगा वो इम्प्रॉपर रहेगा। तो कैल्शियम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट्स में वो प्रॉपर नहीं होगा, तो उसकी वजह से भी ये डिजीज़ जो है या फिर आप कह सकते हैं इस तरह का डिसऑर्डर प्लांट में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे रूट का प्रेशर, लो रूट प्रेशर और इम्बैलेंस मॉइस्चर कंटेंट्स में, तो ये कुछ पॉसिबल रीजंस हैं जिसकी वजह से ब्लॉसम एंड रॉट डेवलप हो सकता है। तो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ की बात करें तो वाटर इम्बैलेंस जो है, वाटर इम्बैलेंस की वजह से जो कैल्शियम है, कैल्शियम का अपटेक प्लांट्स में प्रॉपर नहीं हो रहा या फिर कैल्शियम की कमी की वजह से ये डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है। तो जनरली कैल्शियम क्लोराइड को जब हम स्प्रे करेंगे 0.5% से फ्रूट डेवलपमेंट स्टेजेस पे। सेकेंडली, बैलेंस्ड इरिगेशन और स्टेकिंग जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। थर्डली, एप्लीकेशन ऑफ पोल्ट्री मैन्योर और लाइमस्टोन जो है, इस तरह के डिसऑर्डर से प्लांट्स को हम बचा सकते हैं। या प्लांट्स में कुछ अफेक्टेड जो फ्रूट्स हैं ब्लॉसम एंड रॉट से, ये आप देख सकते हैं। देन सेकंड जो आता है वो आता है आपका इम्पॉर्टेंट
क्रैकिंग। तो क्रैकिंग जो है फ्रूट में किस किस तरह के क्रैकिंग रह सकती है। क्रैकिंग जो है रेडियल क्रैकिंग, कंसेंट्रिक क्रैकिंग रह सकती है फ्रूट्स में। तो इसकी वजह से जो फ्रूट है वो आपका किस तरह से इफेक्ट होगा, क्रैकिंग की वजह से जो मार्केटिंग वैल्यू है वो कम हो सकती है फ्रूट्स की। जब ऐसा फ्रूट जो है मार्केट में जाएगा तो ऑब्वियसली वो उसका जो प्राइस है वो अच्छा नहीं मिलेगा। तो रेडियल क्रैकिंग जनरली देखने को मिलती है फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, इस तरह से रेडियल क्रैकिंग देखने को पाई जाती है। और देन कंसेंट्रिक क्रैकिंग जो है ये आप देख सकते हैं, यहाँ से कंसेंट्रिक क्रैकिंग डेवलप होगी। जैसे कि ये रेडियल क्रैकिंग है और कंसेंट्रिक क्रैकिंग इस टाइप में देखने को मिलेगी। तो जो आपके यानी कि जो आपके हार्डी फ्रूट्स रहते हैं जो बिल्कुल राइप भी नहीं कह सकते जिन्हें हम, उनमें कंसेंट्रिक क्रैकिंग जो है देखने को पाई जाती है। तो इसका रीज़न क्या है, जब एक मान लीजिए एक ड्राई स्पेल के बाद एकदम से हम हैवी इरिगेशन कर रहे हैं या हैवी वाटरिंग कर रहे हैं प्लांट्स में, तो उसकी वजह से भी ये डिजीज़ जो है या ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को, क्रैकिंग जैसा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर प्लांट्स पे देखने को मिल सकता है। देन डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से भी क्रैकिंग जनरली फ्रूट्स में देखने को पाई गई है। या फिर जेनेटिक मेकअप ऑफ द वैरायटी, जैसे कि मैंने बताया कि जो ब्लॉसम एंड रॉट है उसमें राउंड फ्रूटेड वेराइटीज़ का इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर हम राउंड फ्रूटेड वेराइटीज़ को ग्रो कर रहे हैं तो क्रैकिंग की, तो आपका जो डिसऑर्डर है वो कम देखने को मिलेगा। जैसे कि आप बेर के नाम से जानते हैं। तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट कल्टीवार्स लाइक स्यूक्स, मेनालिसी, सॉइल एप्लीकेशन लगभग 20 से 30 kg बोरोक्स पर हेक्टेयर, देन प्रॉपर इरीगेशन एट अ राइट टाइम। Then the third important physiological disorder is sunscald. Sunscald जो जनरली जब हम फ्रूट्स को एक्सपोज करते हैं इधर ग्रीन और नियरिंग राइपनिंग स्टेजेस में, एक्सट्रीम हीट जब फ्रूट्स में पाई गई है उसकी वजह से, यानी कि जब सन रेज की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी ड्यूरिंग दीज स्टेजेस, ग्रीन और नियर राइपनिंग स्टेजेस, तो इस तरह का जो डिसऑर्डर है वो देखने को पाया गया है। जो इसमें सिम्टम्स रहेंगे, ब्लिस्टरिंग और वाटर सोक्ड सिम्टम्स की अपीयरेंस देखने को मिलेगी। देन रैपिड डेसिकेशन लीड टू संकन एरिया विच यूजली हैव वाइट और ग्रे कलर इन ग्रीन और येलोइश इन रेड फ्रूट्स। तो इसकी वजह से जो एरिया होगा वो संकन एरिया की तरह हो जाएगा और वाइट और ग्रे कलर की अपीयरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरली ज़्यादा सन की जो इंटेंसिटी होती है वो मई जून में होती है, लगभग 11 से 3 ppm तक। तो इस तरह से जो सन स्कैल्ड है वो हमें देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग दीज मंथ्स। मैनेजमेंट के लिए रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को ग्रो करेंगे या फिर ऐसी वेराइटीज़ जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा फोलिएज हो। देन अदर इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है पफीनेस, और जिसे कि आप हॉलोनेस भी कह सकते हैं। पफीनेस में क्या होगा कि जो आपका फ्रूट होगा, फ्रूट की आउटर वॉल तो है, जैसे कि आउटर वॉल है ये कॉन्टिन्यूसली ग्रो करेगी, बट जो इसके इंटरनल टिश्यूज़ होंगे यानी कि जो इंटरनल एरिया होगा वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा। उसका जो नॉर्मल साइज़ होगा उससे वो रिड्यूस्ड साइज प्रोड्यूस करेगा। और दूसरा जो फ्रूट्स रहेगा वो फॉर्म नहीं होगा, यानी कि जब फ्रूट प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा तो उसका वेट कम होगा, और इस तरह के जो फ्रूट्स हैं वो मार्केट में कम वैल्यू की तरफ अप्रोच करते हैं ड्यू टू नॉन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओव्यूल। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हुई है एम्ब्रियो का, या फिर सेकेंडली एम्ब्रियो अबॉर्ट हो गया है आफ्टर द नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, तो इस तरह का जो डिसऑर्डर है वो देखने को मिल सकता है। तो इसके रीजंस क्या रहेंगे, किस किस की वजह से पफीनेस हो सकती है। फर्स्टली जेनेटिक मेकअप ऑफ द वैरायटी, हाई और लो टेम्परेचर, देन हाई टेम्परेचर एंड हाई सॉइल मॉइस्चर जनरली पॉसिबल रीज़न है पफीनेस के लिए। मैनेजमेंट के लिए सिंगल एप्लीकेशन 4 CPA 20 मिलीग्राम पर लीटर की से जब हम स्प्रे करेंगे तो पफीनेस से हम अपनी डिजीज़ को जो डिसऑर्डर है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। CPA जो है वो इस तरह का एक ग्रोथ रेगुलेटर होता है जो प्रॉपर फर्टिलाइजेशन के लिए, प्लांट में प्रॉपर पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। देन इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि टमाटर में देखने को पाया गया है, दैट इज़ कैट फेस। तो कैटफिश की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्रूट है वो डिस्टॉर्टेड हो गया है, यानी कि इसकी जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। और यहाँ पे रिजेस की फॉर्म में
फ्रूट में अपीयरेंस देखने को मिल सकती है और ब्लास्ट जैसी अपीयरेंस रहेगी, क्योंकि जो फ्रूट होगा वो रिजेंबल करेगा आपका ब्लॉसम एंड रॉड से, बट थोड़ा सा डिफरेंस इसमें रिजिस की फॉर्म में रहेगा। जो फ्रूट होगा वो जो इम्परफेक्ट साइज का डेवलप होगा। तो एबनॉर्मल ग्रोइंग कंडीशंस इस तरह के फ्रूट की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। और जब ब्लॉसम एंड रॉड में क्या होगा कि ब्लॉसम एंड रॉड में जो सेल होंगे वो डाई कर जाएंगे और डार्क ब्राउन कलर के रहेंगे। डार्क ब्राउन से जो इसकी अपीयरेंस है वो जनरली ब्लैक भी हो सकती है, तो इससे ये रिजेंबल करेगा। बट इसमें जो सिम्टम्स रहेंगे वो डार्क ब्राउन कलर का लेदरी ही ब्लॉच रहेगा, ठीक है। देन अबाउट द ब्लॉची राइपनिंग। ब्लॉची राइपनिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से ब्लॉची का मतलब है कि अनइवन राइपनिंग होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फ्रूट में अनइवन राइपनिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कुछ एरिया जो है वो ग्रीन कलर का, कुछ एरिया येलो कलर का अपीयरेंस शो करेगा। तो इस तरह के फ्रूट्स जो है वो मार्केट में प्रॉपर रेट या फिर मार्केटेबल वैल्यू उनकी कम रहती है। देन जो रीजन ब्लॉची जब फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा तो जो शुगर्स होगी उनकी अकोमुलेशन कम हो जाएगी और जो वाइन रहेगी वो डार्क हो जाएगी। जब इसके जो जैसे कि मान लीजिए ये प्लांट है टोमेटो का, तो फ्रूट्स में इस तरह की अपीयरेंस रहेगी और जो वाइन होगी वहाँ पर सॉफ्टनिंग और वाटर सोक्ड लाइक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो जनरली दिसंबर के मंथ्स में या फिर जनवरी में ये डिजीज़ ज़्यादा देखने जो होगा जब उसकी कवरिंग प्रॉपर फोलिएज की होगी, यानी कि जब हम ऐसी वैरायटीज़ को ग्रो करेंगे जिनका जो फोलिएज होगा वो ज़्यादा होगा, तो इस तरह के जो डिसऑर्डर हैं उनसे हम प्लांट्स को या अपनी क्रॉप को सेव कर सकते हैं। और प्लांटिंग टाइम इस तरह से एडजस्ट किया जाए ताकि वो फ्रॉस्ट जैसे पीरियड्स के साथ कंसाइड ना करे, तब भी हम फ्रूटिंग में इस तरह के फ्रॉस्ट इंजरी से होने वाले डिसऑर्डर से प्लांट्स को सेव कर सकते हैं। अब चिल्ली में हम बता दें कि इम्पॉर्टेंट जो इसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो है फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक लिमिटिंग फैक्टर है चिल्ली में, जो कि ज़्यादा टेम्परेचर और कम ह्यूमिडिटी की वजह से होता है, जिसकी वजह से फ्लावर्स, फ्रूट्स या फिर बर्ड्स जो आप कह सकते हैं, जो इमेच्योर बर्ड्स होंगे वो एब्साइज हो जाएंगे, यानी कि वो प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे। तो इसका जो मेन कारण है मिल सकता है। देन इसका कंट्रोल मेज़र क्या रहेगा? सबसे पहले जो इसका इंपॉर्टेंट कंट्रोल मेज़र है वो है NaA का, नैप्थलीन एसिटिक एसिड का। जब स्प्रे 50 ppm के कंसनट्रेशन में हम यूज़ कर रहे हैं ब्लॉसम स्टेज पे, तो हम चिल्ली में ड्रॉप फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप को, जैसे जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है उससे क्रॉप को सेव कर सकते हैं। सेकेंड, अगर हम लाइट और फ्रिक्वेंट इरिगेशन कर रहे हैं फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग के टाइम, देन तब भी हम अपनी क्रॉप को सेव कर सकते हैं इस तरह के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में। तो फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप से जो रहता क्या है कि चिल्ली में प्रॉपर फ्रूट डेवलपमेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से जो एक क्रॉप की जो इल्ड है वो बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि अच्छा मार्केट वैल्यू प्राइस नहीं मिलेगा हमें एक अपनी क्रॉप का, जैसे कि बेटर गेन कर सकता है। तो इस तरह से सोलेनेशियस क्रॉप्स के बारे में मैंने डिस्कस किया।
कि उनमें मेजर आने वाले डिजीज़, डिसऑर्डर्स और इंसेक्ट्स की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ओकरा जैसी क्रॉप की, जो एक फ्रूट वेजिटेबल्स है बट सोलेनेशियस फैमिली में नहीं आती, यानी कि उसकी जो फैमिली है वो सोलेनेशियस नहीं है, इसलिए मैंने उसे यहाँ नहीं डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओखरा को। तो इसी के साथ इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। थैंक यू एवरीवन।